अब भगीरथ प्लस के सेक्शनल टेस्ट में ये दूसरा टेस्ट था। इसमें कुल 10 प्रश्न हैं और ये जो 10 प्रश्न हैं ये अलग अलग टॉपिक्स, जैसे वो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इन सभी प्रकार के जो भी GS3 और GS6 के कॉमन टॉपिक्स थे, सिमिलर टॉपिक्स थे, एग्रो फॉरेस्ट्री एटसेट्रा एटसेट्रा, एग्रीकल्चर क्राइसिस, इन सब को समेटते हुए हमने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। क्वेश्चन का जो तय करने का, सेलेक्ट करने का जो आधार है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मुझे न तो कठिन सवाल बनाने की कोई चुल मची हुई है, न ही आसान लॉलीपॉप देने की। क्वेश्चन जिस तरीके से प्रीलिम में हम बनाते थे ऐसे ही यहाँ भी है। PYQ जो है और मेंस में चूँकि क्वेश्चन बहुत प्रेडिक्टेबल होता है, स्पेशली डायनामिक जो पेपर्स हैं, तो PYQ को ध्यान में रखते हुए और थोड़ा रिसर्च करके हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। कोशिश कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन सीधा सीधा लाइन पे हो, ताकि UPPCS अगर ट्रेंडी सवाल पूछता है तो वो कर पाओ। कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड हो, ताकि थोड़ा कठिन दे दे, दाएं बाएं दे दे, तो रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े, आप उसको मैनेज कर पाओ। ठीक, सवाल पहला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष, अब उम्मीद करता हूँ कि आपका अप्रोच बिल्डिंग, कैसे सवाल हल करना था, ये स्नेहल मैडम और रजत सर ने आपको डेवलप कराने की कोशिश की है। और फिर अब जब आप मॉडल आंसर पे थोड़ी सी चर्चा सुनोगे तो और अप्रोच विकसित होगा। फिर आपका जो लाइव एवेल्युएशन होगा, उसमें जो आपने महान रचना की है उस पर समीक्षा वो लोग करेंगे। तो ये जो 3 लेयर की आपकी जर्नी होगी, इसके बाद एक मुकम्मल स्थिति में आप पहुंच पाएंगे और पहले से बेहतर महसूस करेंगे। इन सभी चीज़ों का उद्देश्य इतना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष राजकोषीय घाटे की चुनौती किस प्रकार है? तो ये इसलिए सवाल पूछा है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो टारगेट है थोड़ा सा मिस किया था इंडिया ने भी, और टारगेट और एम्बिशियस होता जा रहा है। FRBM इसलिए क्योंकि FRBM चर्चा में रहा है काफ़ी, और UPPCS में ही, PYQ में ही सवाल पूछा गया है बजट के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, और UPSC में सवाल सीधा सीधा पूछा गया है कि भाई LPG रिफॉर्म के बाद किस तरह से जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है और उसका जो मैनेजमेंट है वो चैलेंज बना हुआ, एक चुनौती बना हुआ है सरकार के लिए। तो इस बारे में सवाल ऑलरेडी पूछा गया है। ऐसे यहाँ पे LTCG और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में सवाल पूछा गया है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी करंट में था, बजट में था, हमने उस पर सवाल बनाने की कोशिश की। तो ये सवाल उसी लाइन पे, ठीक है। अब इस सवाल को हैंडल कैसे करना है? पहला तो ये है कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने फिस्कल डेफिसिट का चैलेंज क्या है, और दूसरा बताना है FRBM एक्ट क्या है, और तीसरा वे फॉरवर्ड क्या है। चुनौती उसी में लिख देना एक आध पॉइंट में, अदरवाइज 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डायमेंशन खोलोगे तो पेपर पूरा होगा नहीं। अब फिस्कल डेफिसिट आपको पता है, मोटा मोटा ऐसे समझ लो, सरकार का जो खर्चा है और जो आमदनी है, ठीक है, वो नॉन डेप्ट है, वो एक टर्म है, बट ऐसे समझ लो जो सरकार का कुल खर्चा है और जो आमदनी है घटा लो तो कहलाता है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। स्नेहल ने एक ग्राफ बना के दिया है, मैंने एक पैरामीटर सेट किया है कि हर क्वेश्चन में या हर टॉपिक में एक बहुत ही उपयोगी चार्ट, और वो भी ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट मारा या ऐसे ऐसे बिच्छू बना दिया, वो नहीं करना है। इकोनॉमी है तो इकोनॉमी में किस तरह से हम कंपैरिजन दिखा सकते हैं वो पेन पेपर से बनाएंगे, ठीक से सर्वे वगैरह स्टडी करके, और उसको हम आपको उपलब्ध कराएंगे। 2020 और 21 में जब कोविड बहुत पीक पे था तो सरकार को बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ा। कभी वो अन्नदाता स्कीम लेके आए, कभी वो स्वनिधि स्कीम लेके आए, कभी इंश्योरेंस, कभी कुछ, कभी मेडिकल फैसिलिटीज़, तो सरकार के खर्चे बहुत बढ़ गए, आमदनी हुई नहीं। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, वो पहुंच गया था 9% पे। सरकार को समझ में आए इतना घाटा सस्टेनेबल नहीं है, तो कम करती गई, और सरकार का घाटा 2024 में 23-24 में 5.9% पे पहुंच गया। ये बात अलग है, सरकार ने बजट में एम्बिशियस टारगेट रखते हुए इसको 4.5 तक लाने की कोशिश की है, और टारगेट रखा है 25-26 तक कि हम 4.5% ऑफ GDP
फिस्कल डेफिसिट को लेके आएंगे। अब सवाल क्या है कि भाई कोसी घाटी की चुनौती किस प्रकार है, फिस्कल डेफिसिट का चैलेंज किस प्रकार है, और फिर एफआरबीएम का डिस्कशन करना है। तो चैलेंज यही है कि सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस तरह के पैसा नहीं जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, और सरकार के जो घाटा जो बढ़ रहा है उसकी क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं वो सब आपको बताना है। तो राजकोषीय घाटी की जो चुनौतियां हैं, फिस्कल डेफिसिट की वजह से जो चैलेंज उभरेंगे वो भी आपको शामिल करना है। पहला, भाई फिस्कल डेफिसिट जब सरकार का बढ़ेगा, यानी खर्चा बढ़ेगा, आमदनी कम होगा, तो क्या होगा। अब ये अप्रोच बिल्डिंग प्लस कंटेंट और थोड़ा नॉलेज डिस्कशन ज़्यादा है, सिर्फ अप्रोच बिल्डिंग नहीं है, आपको ज्ञान भी होना चाहिए क्या लिखना था। तो मान लो खर्चा सरकार का बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर सरकार को और उधार लेना पड़ेगा खर्च करने के लिए। उधार सरकार दो तरीके से ले सकती है। एक तो आरबीआई को बोले कि भैया तुम ज़्यादा नोट छाप दो। अगर आरबीआई ज़्यादा नोट छाप देगी तो क्या होगा, नोट ही नोट मार्केट में, पैसा सबके पास है लेकिन सामान नहीं है, तो डिमांड सप्लाई का मिसमैच, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा, सरकार क्या करे, अपने बॉन्ड मार्केट में उतार दे, बैंकों को दे दे आरबीआई के माध्यम से और पैसा ले ले। यानी जितना एसबीआई के पास है, पीएनबी के पास, इन बैंकों के पास है, आरबीआई रेपो रेट के माध्यम से इनको बॉन्ड देगी, इनसे कैश ले लेगी और सरकार इस कैश को खर्च करेगी। इसका नुकसान क्या होगा, इन बैंक्स के पास पैसा बचेगा ही नहीं, और जब पैसा बचेगा नहीं तो आम जनता, मान लो मैं जाऊँगा इनसे लोन लेने के एडमित्रे के लिए, एक्सपेंशन करना है, तो कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं, और जब पैसा नहीं रहेगा इसी को कहते हैं क्राउडिंग आउट। ठीक है, ये सारा पैसा तो सरकार लेके चलेगी, तो ये क्राउडिंग आउट हो गया। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाएगा अगर सरकार उधार लेकर के खर्च करेगी, फिस्कल डेफिसिट काबू में नहीं आया तो। दूसरा, इस तरीके का विकास सस्टेनेबल नहीं है कि आपने उधार लिया और उधार लेके खर्चा किया, और अभी खर्चा कहाँ किया, आपने फ्री बीज बांटने में, सस्ती बिजली देने में खर्च किया। खर्च ही करना है तो आप उसे कैपेक्स पे खर्च कीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च कीजिए। सरकार ने हालांकि कोशिश की है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो ऐसा गया है, अभी 2024 में 11.1 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा, 2023 में 10 दशमलव समथिंग था। तो लगातार कैपेक्स बढ़ रहा है सरकार के, लिख के आना है, बना के आना फिगर। लेकिन फिर भी सरकार अगर फिस्कल डिफिसिट कंट्रोल में नहीं रखेगी तो क्राउडिंग आउट करना पड़ेगा और सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। जनरेशनल इक्विटी, ऐसा ना हो कि इतना उधार ले लो, इतना उधार ले लो कि फिर आने वाली जो पीढ़ियाँ, तुम्हारे जो बच्चे होंगे, उनको उधार चुकाना पड़े। इसीलिए एक टर्म इशू अभी यहाँ पे हो रहा है, एक टर्म यूज हो रहा है। ये आर्टिकल बहुत अच्छा सजेशन दे रहा है, लगाया नहीं इसने क्या। 2024 का जो बजट है, तौलीन सिंह लिख रही हैं कि फिस्कल डेफिसिट जो है, अब उसका जो फोकस है वो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की तरफ जा रहा है। मतलब हो क्या रहा है, एफआरबीएम भी ये टारगेट सेट करता है कि भाई कोई देश है जिसकी औकात है 100 रुपये खाली, और वो उधार ले रहा है कितना, वो उधार ले रहा है अमाउंट में कुल अपनी जीडीपी का मान लो 4%। दूसरा देश जिसकी औकात है 1000 रुपये, ये भी 4% ले रहा है। तो ये जो 1000 रुपये वाला इकोनॉमी वाला है, ये इस शॉक को, फिस्कल डेफिसिट के शॉक को आसानी से झेल जाएगा, ये नहीं झेल पाएगा। इसके लिए 4 रुपये बड़ी बात हो गई, इसके लिए 4% कम बात है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी का स्केल बड़ा है। इसको टोटल अमाउंट से भी समझ सकते हैं कि आपकी जीडीपी जितनी ज़्यादा बड़ी, आप उधार ज़्यादा ले सकते हैं और आप शॉक एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो भारत का जो फोकस है अब फिस्कल डेफिसिट से थोड़ा सा आगे बढ़कर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, यानी कि आपने कितना कर्ज लिया है और आपकी जीडीपी का साइज कितना है, इस तरफ ज़्यादा है। जीडीपी हमारी बढ़ रही है तो उस हिसाब से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। एफआरबीएम कहता है कि जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, ये प्रीलिम के लिए सवाल महत्वपूर्ण हो सकता है, कुल मिलाकर 60 होना चाहिए। यानी कि 100 रुपये अगर आपकी जीडीपी है तो कुल मिला के 60 रुपये ही आप उधार ले सकते हैं। 40 सेंटर ले ले और 20 जो है स्टेट ले ले।
दूसरा सवाल का जो हिस्सा था, ये अर्थव्यवस्था के समक्ष राजकोषीय घाटे की चुनौती क्या है, ये तो पहला पार्ट हो गया। चैलेंजेस क्या है कि भाई ज़्यादा उधार लोगे तो इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी, क्राउडिंग आउट हो जाएगा, सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होगा, रेटिंग एजेंसी आपकी रेटिंग गिरा देंगी, इन्वेस्टमेंट कम आएगा। जैसे रेटिंग गिरेगी वैसे इन्वेस्टर पैसा लेके भाग जाते हैं, बहुत चालाक होते हैं। जैसे चूहे सबसे पहले कूदते हैं जहाज़ से, जब छेद होता है पानी भरता है, वैसे इन्वेस्टर होते हैं, सेंस पे काम करते हैं, इसलिए सेंसेक्स में रहते हैं। एफआरबीएम एक्ट पर अब चर्चा करना है और आगे की राह बतानी। तो एफआरबीएम देख लेते हैं क्या हुआ कि 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस आपको पता ही है, और वो क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि भारत के पास हफ्ते भर या 2 हफ्ते भर का सिर्फ इंपोर्ट का पैसा बचा था। तो उस समय की स्थिति जो थी, उसके बाद सरकार ने खर्चे किए, कुछ इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन सन 2000 और उसके आसपास के समय स्थिति ऐसी हो गई कि हमारा फिस्कल डिफिसिट बढ़ने लगा। तो सरकार ने एक कानून बनाया जिसको कहा गया फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ठीक है, राजकोषीय जिम्मेदारी तथा बजट प्रबंधन, कि कितना कोई खर्च कर सकता है, कोई भी राज्य या कोई भी या केंद्र कितना पैसा खर्च कर सकती है अपने जीडीपी के अनुपात में, या फिर कितना फिस्कल डिफिसिट उसका हो सकता है, ये तय कर दिया गया। और वो जो टारगेट है, बहुत सुंदर सुंदर टारगेट था कि भाई रेवेन्यू डिफिसिट आप तो 0 लेके आओगे, फिस्कल डिफिसिट आप 3% लेके आओगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। क्यों? कभी लेमन ब्रदर्स का आपको पता होगा, लेमन ब्रदर्स का जो क्राइसिस था 2008-9 के आसपास, जिसकी वजह से अमेरिका में मंदी आई और पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ गई। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उनको देश को, इकोनॉमी को पहिया आगे बढ़ाने के लिए कुछ फिस्कल स्टिमुलस देना पड़ा। कुछ पैसे जैसे कि कैश, नोटबंदी का क्या करते हैं उसको, कर्ज माफ़ी कर दिया था पी चिदम्बरम ने, या ढेर सारी कंपनीज के टैक्स कट कर दिए, या उनको कुछ स्टिमुलस दे दिया, कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया डिमांड बढ़ाने के लिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, महंगाई तो बढ़ी ही बढ़ी, सरकार का फिस्कल डिफिसिट बहुत बढ़ गया। और जब फिस्कल डिफिसिट मैनेज करने गई आरबीआई कि अब तो घाटा बहुत बढ़ रहा है तो चलो कुछ मैनेज करेंगे, तो पता चला कि रेपो रिवर्स रेपो बढ़ाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से फिर देश में फिर से एक सुस्ती आ गई। तो एफआरबीएम जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं उस बारे में यह है, एक तो टारगेट कहता है 3% तक लेके आओ, रेवेन्यू डिफिसिट 0% तक लेके आओ। और ये किस लिए कह रहा है, ये एफआरबीएम ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि भाई फिस्कल पॉलिसी जो आपकी हो ट्रांसपेरेंट हो। आप 100 रुपये कमाते हैं तो भाई आप कितना खर्च करने वाले हो, 3 रुपये खर्च करने वाले हो तो चलो बताओ जनता को कि 3 रुपये खर्च करोगे। ऐसा नहीं है कि तुम सब छुपा रहे हो और एक दिन अचानक से बम फूटे। लेकिन सरकार तो सरकार है, चालाक है बहुत, उसने एक चालाकी किया, एस्केप क्लॉज निकाल लिया। एस्केप क्लॉज निकाल लिया मतलब कि जब कोरोना आया या जब पहले भी था कि सरकार को कहा गया कि भाई तुम 3% फिस्कल डिफिसिट अपना रखोगे, 0% रेवेन्यू डिफिसिट रखोगे। सरकार ने कहा नहीं, कोई महामारी आ जाए, कोई तूफान आपदा आ जाए, कोई युद्ध हो जाए, इन सभी स्थितियों में सरकार ये जो टारगेट है एफआरबीएम का, इसको क्या कर सकती है, ब्रीच कर सकती है, इसको पार कर सकती है। ठीक, और यही वजह था कि 9.2% फिस्कल डिफिसिट था कोरोना के समय में, सरकार ने किया इसी एस्केप क्लॉज की मदद से। लेकिन एफआरबीएम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एफआरबीएम नहीं रहेगा तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और इसी स्टेबिलिटी के लिए सरकार ने क्या किया, एक काउंसिल बनाया है, जिसकी वजह से उस काउंसिल का नाम है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो काउंसिल बनाई गई, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, उनके डिप्टी गवर्नर हैं, ये सब लोग हैं जो, और बाकी जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनके भी मेंबर्स हैं। और ये तय करते हैं कि देश में किसी भी प्रकार का इस तरह से क्राइसिस ना पैदा हो। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये जो सवाल था पहले हिस्से में हमने पढ़ा कि अर्थव्यवस्था के सामने कैसा चुनौती है फिस्कल डिफिसिट का, और फिस्कल डिफिसिट की वजह से क्या चुनौतियां हो सकती हैं। दूसरा, एफआरबीएम जो है वो क्या है, और आगे की राह, सरकार को करना क्या चाहिए आगे। तो करना सरकार, ये देखो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो बढ़ती ही जा रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा है उस रेट से, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया है। तो जिस देश में इंटरेस्ट ज़्यादा अदा किया जा रहा हो और पुल बनाने और सड़क बनाने पर खर्चा कम किया जा रहा हो, उस देश में कितनी चुनौती हो सकती है। और 24-25 तक का डेटा है। और गवर्नमेंट का जो उधारी है 24-25 में, वो लगभग कितना है, 80 के जस्ट ऊपर, 82-83 के आसपास, यानी 82.4%। यानी कि सरकार का जो टोटल कर्जा है जीडीपी का वो है 82%। ये सब बना के आना है, ऐसे GS3 में बहुत प्रभाव पड़ेगा।
ऐसे कर देने का 82.4% 2024-25, यानी कि 100 रुपये अगर हमारी औकात है तो हमने 80-82 तो कर्जा ले लिया है। ठीक है ना। अब वैसे तो इस सवाल में अप्रोच ये है कि वे फॉरवर्ड बता दिया जाना चाहिए कि करना क्या है भाई, लेकिन हमने क्या किया है, वे फॉरवर्ड के साथ साथ FRBM की कमियां क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, लिमिटेशन क्या है, ये भी बता देना है। क्यों? अगली बार अगर उसने सीधा सवाल पूछ लिया फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट के एग्जीक्यूशन में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो भी आप लिख पाओ। तो ये आपके एडिशनल ज्ञान के लिए दिया है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मतलब ये जरूरत नहीं थी इसको लिखने की। तो पहला है कि भाई रिजिड फिजिकल टारगेट, यानी फिजिकल टारगेट हमारा बहुत कठोर है। हम कह रहे हैं 3% तक आप फिजिकल डिफिसिट कम करो, रेवेन्यू डिफिसिट को जीरो लाओ, जबकि अमेरिका जैसा देश बहुत कर्जा लेता है, बहुत कर्जा लेता है। तो हम क्यों इतना रिजिड टारगेट कर रहे हैं? भारत जैसी जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, जहाँ पे ज़्यादा खर्चे की जरूरत है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तभी तो हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएंगे, तभी हम कहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। वहाँ इतना तुम रिजिड पॉलिसी लाओगे तो हमारा हाथ टाइट रहेगा। दूसरा, विकास की बात करते नहीं हो, घटाओ घाटा घटाओ घाटा क्यों कर रहे हो भाई? उधार लेकर के भी आप काम कर सकते हो, उसका फायदा होगा तो उधार चुका भी दिया जाएगा। और इसकी खुद की चुनौती ऐसे है कि सरकार जब चाहती है एस्केप क्लॉज का इस्तेमाल करती है और बच निकलती है, घाटा बढ़ा देती है। कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है सरकार या पार्लियामेंट की। ठीक, वही मतलब एस्केप क्लॉज का मिसयूज हो रहा है। आगे की राह क्या हो सकती? ये टारगेट डायनेमिक होने चाहिए कि भाई क्राइसिस है तो इतना टारगेट आप ब्रीच कर सकते हो। जैसे 9% सरकार ने पहुंचा दिया तो पहले ही लिख देते ना महामारी में कि आप 3% से आप 6% तक लेके जा सकते हो, तो सरकार को भी लगता चलो ठीक है, काहे को टेंशन लेने का, 6% तक तो हम घाटा दिखा ही सकते। दूसरा, एक्सपेंडिचर की क्वालिटी, कि भाई उधार लेना बुरी बात नहीं है, अंबानी भी उधार लेता है, अडानी भी ले रहे हैं, मेटा भी ले रहा है। उधार लेके आप खर्च कहाँ कर रहे हो? अगर आपने उधार लिया और ये पैसा खर्च कर दिया आपने नेशनल हाईवे बनाने में, फूड प्रोसेसिंग के लिए इंडस्ट्री लगाने में, रूरल डेवलपमेंट में, तो इसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, टैक्सेस आएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, वो सब फायदे होंगे। लेकिन यही पैसा आप राजीव गांधी, सोनिया गांधी या दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे किसी स्कीम में लगा दे रहे हैं और उसका कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, आप बिजली पानी माफ़ कर दे रहे हैं, तो फिर तो दिक्कत होगा। तो वैसा नहीं करना है। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर मैटर्स। दूसरा कि भाई सरकार की जिम्मेदारी तय करो कि अगर स्केप आप कर रहे हो, 9% तक लेके भी जा रहे हो, तो कितने समय में आपको इसको कम कर देना है, या अगर आप ब्रीच कर रहे हो तो क्या इसकी जिम्मेदारी तय होगी। राज्यों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और स्केप क्लॉज जो है सरकार कितना मिसयूज कर सकती है कि भाई मान लो 3% है तो कितना ज़्यादा जा सकते हैं, रेंज भी तय करना है। ठीक, कंक्लूजन क्या लिखोगे? अच्छा, कुछ आर्टिकल में बहुत अच्छा कवर किया है, जैसे तौलीन सिंह लिखती हैं कि ये फिस्कल र्यून है। अंग्रेजी वाले तो इसको सीधे सीधे फिस्कल र्यून लिख देना, अच्छा वर्ड उन्होंने दिया है, और हिंदी वाले इसको राजकोषीय तबाही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिस्कल र्यून इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि टैक्स पेयर के तौर पे मैं देखती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत फ्रीबीज बांट रहे हैं, तो फ्रीबीज इतना बांट रहे हैं कि उनका राजकोषीय घाटा बढ़ना ही बढ़ना है। तो अगर भारत को सस्टेनेबल ग्रोथ करना है तो अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए विवेकपूर्ण राजकोषीय पॉलिसी अपनानी होगी, जो मैंने कंक्लूजन में हिंदी में लिख दिया है कि इंडिया को फ्रीबीज कम करके, ये सजेशन भी है एक्चुअली, इस क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड जो है उसी को मैंने कंक्लूजन में डाल दिया कि इंडिया को फ्रीबीज कम करना है, और फ्रीबीज में लाखों करोड़ रुपए जा रहे हैं अलग अलग स्टेट का। फ्रीबीज को कम करने करके राज्यों के कैपेक्स को बढ़ाकर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाओ ना भैया, जैसे सेंटर बढ़ा रही है, तथा डेप्ट टू जीडीपी अनुपात को कम करके, ठीक है, अभी 80-82 चल रहा है, उसको लाओ 60 तक, 40 और 20 राज्य के लिए और 40 केंद्र के लिए। तो इंडिया को फ्रीबीज कम करके, राज्यों के कैपेक्स को बढ़ाकर, डेप्ट जीडीपी अनुपात को कम करके एक विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति का पालन करना चाहिए। विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति को अंग्रेजी में कहते हैं प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, इससे आर्थिक स्थिरता यानी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तथा सकारात्मक निवेश का माहौल बनेगा, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट है वो बनेगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है, कंक्लूजन आपको 1.5 लाइन का लिखना है, 2 लाइन का लिखना है, लेकिन बहुत सधा हुआ, उसमें कीवर्ड्स हों, उसमें जो सवाल पूछा है उसका एक जो है वे फॉरवर्ड दिखना चाहिए,
तो फ्री वीज आ गया, कैपेक्स आ गया, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो आ गया और विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति आ गया। यहाँ आर्थिक स्थिरता आ गई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आ गया। इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और ये सब इसलिए मैं लिख पाया क्योंकि 2024 में जब बजट पेश हुआ और 4.5% फिजिकल डिफिसिट का टारगेट रखा गया, उस समय बहुत सारे आर्टिकल आए इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में। उन्हीं आर्टिकल को मैंने ठीक से पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे लगा ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक। दूसरा सवाल भी कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि इस पर भी हमने ठीक से बात किया। इसका हिंदी तर्जुमा यहाँ लिखा नहीं इन्होंने। डिस्कस गवर्नमेंट्स एफर्ट टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी, यानी कि सरकार का प्रयास चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए क्या करके, ई वेस्ट के प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का प्रॉपर उपयोग करके। जल्दबाजी में हिंदी वाला वर्जन नहीं आ पाया, माफ़ करना। यहाँ पे बाकी मॉडल आंसर्स में है सब, ठीक है, सिर्फ यहाँ नहीं आ पाया। ई वेस्ट का प्रोसेसिंग करके, प्रॉपर उपयोग करके सरकार किस तरह से चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ा सकती है, बेहतर कर सकती है, इस पर आपको करना है डिस्कस। अब ये सवाल क्यों पूछा, आप सवाल कर सकते हो उससे। एक तो यूपीपीसीएस ने ऑलरेडी 2022 में कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सवाल पूछे। ई पोल्यूशन क्या है, स्पेस पोल्यूशन क्या है, सलाह बताओ उनके मैनेजमेंट। ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में पूछ लिया है। और हाँ बोलो। तो ऑलरेडी यूपीपीसीएस ने ये सब सवाल पूछा हुआ है और दोबारा भी पूछ सकता है, इसके लिए ये सवाल शामिल किया गया है। तो ये सवाल ऐसे अंतरिक्ष से नहीं उतारा है बल्कि इंस्पिरेशन लेके उतारा है। अब इसमें डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड ये है, सबसे पहले बताना है चक्रीय अर्थव्यवस्था है क्या, ये आपको इंट्रो में ही बता देना है। और फिर ई वेस्ट का प्रॉपर उपयोग कैसे किया जा सकता है, चूंकि 8 मार्क्स का ही सवाल है इसलिए बताना है ई वेस्ट का प्रॉपर उपयोग कैसे किया जा सकता है सर्कुलर इकोनॉमी में। और अगर समय होगा तो आप फिर वे फॉरवर्ड भी बता देना। इस सवाल को टैकल करने के लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर पॉलिसी पे गया और नीति आयोग ने एक कमेटी और नीति ने भी एक कमेटी गठित की है, उस कमेटी की रिपोर्ट को मैंने पढ़ा। आप कहोगे कि इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है, एक्चुअली मुझे एग्जाम देना होता तो शायद ना पढ़ता इतना, पर आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लाना था इसलिए मुझे पढ़ना पड़ा, ठीक है, ताकि हो सकता है कोई अच्छा पॉइंट मिल जाए। तो कुछ बहुत अच्छे कीवर्ड्स मिले जिसको मैंने इसमें शामिल कर दिया। अप्रोच समझ में आ गया, सर्कुलर इकोनॉमी क्या है बता देना है इंट्रो में ही। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को किस तरह से प्रोसेस करना है ताकि वो सर्कुलर इकोनॉमी में बदल जाए। एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज होता है, आरआरआर, खाली आरआर नहीं, आरआरआर मतलब रिड्यूस करना है, रीयूज करना है और रिसाइकल करना है। पहले तो ज़्यादा इतना गैजेट मत लो जो ज़रूरत नहीं है, फिर दोबारा उपयोग कर लो उसको, रिफर्बिश्ड आइटम यूज कर लो। तीसरा, ना काम चले तो उसको फिर दे दो रिसाइकिल होने के लिए, तो इससे सर्कुलर इकोनॉमी बढ़ेगी। एक आध डायग्राम पहले बना दिया है रजत ने शायद, इसको वो देखो। प्रोडक्शन हुआ, आपने यूज किया आपने, फिर क्या किया, रीयूज किया और फिर डिस्पोज किया, नहीं माफ करना, प्रोडक्शन किया, यूज किया और फिर आपने डिस्पोज कर दिया, फेंक दिया कूड़े में, तो वेस्ट में बदल गया। और इसी के लिए एक शब्द यूज करते हैं मोदी जी कि ये मत करो, टेक, और ये हिंदी वाले ध्यान दें भैया, हिंदी वालों के लिए बहुत जरूरी है, टेक मेक डिस्पोज, ये मत करो, ये गलत है। ये है लीनियर इकोनॉमी, खरीदा, यूज किया, मेक टेक डिस्पोज ऐसा कुछ होगा शायद, ऐसा ये लीनियर इकोनॉमी में होता है। खरीदा, यूज किया और यूज एंड थ्रो पेन बहुत आता था एक ज़माने में। क्यों यूज एंड थ्रो पेन यूज करना है, कार्ट्रिज वाला पेन यूज करो, साल भर चला सकते हो, तो बर्बाद नहीं करना है। तो ये हो गया लीनियर इकोनॉमी, वो नहीं करना है। करना क्या है कि भाई यहाँ पे प्रोडक्शन किया, यूज करके डिस्पोज कहाँ किया, कंपनी को दे दिया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले को, और उसने क्या किया, कुछ तो भी चेंज करके आपको रीयूज करने के लायक बनाया, या फिर उसको रीफर्बिश कर दिया, उसमें जो भी गलतियां थी ठीक किया, या उसके सामान उसने क्या किया निकाल करके दूसरे में लगा दिया और वापस क्या किया, आपको दे दिया यूज करने के लिए।
तो ये क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी है। तो इस तरीके के डायग्राम हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में बना के दें, और वो भी हैंड रिटन, ताकि आप उसका यूज कर पाओ। ठीक है, अब देखते हैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। बताओ कि भाई सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, और फिर बताओ कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का यूज करके हम सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, सीधा सीधा द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट्स द सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी रिसोर्स आपके पास उपलब्ध है, सस्टेनेबल की बजाय ऑप्टिमम ज़्यादा ठीक रहेगा, महत्तम, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय फोकसिंग ऑन रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रिकवरी। भाई आपने दोबारा यूज किया वही कंप्यूटर थोड़ा सा चेंज करके, फिर रिसाइकलिंग करवाया आपने, और उसमें से जो भी सोना था, टंगस्टन था, जो भी था, टाइटेनियम, जो भी रेयर अर्थ मेटल थे, वो सब आपने क्या किया, उसमें से निकाला और वापस कंपनी ने उसको इस्तेमाल कर लिया। इसकी वजह से होगा क्या? वेस्ट कम होगा, एनवायरनमेंट पर प्रभाव कम होगा, और इकोनॉमी में क्या होगा? फायदा होगा। ये है इसका डेफिनेशन। इससे पता चलेगा सर्कुलर इकोनॉमी है क्या। कुछ डेटा मैंने डाल दिए हैं। मैंने कहा था 3 प्रकार के इंट्रोडक्शन लिखे जा सकते हैं। पहला है कंटेक्चुअल सिग्निफिकेंस। अगर कोई घटना न्यूज में बहुत ज़्यादा है, जैसे चाइना के साथ वार है, गलवान वैली जैसी घटना है, कॉप सबमिट हो रहा है, तो एनवायरनमेंट में आप कंटेक्चुअल सिग्निफिकेंस के आधार पे जो कुछ भी घटना चल रही है उसका आप डेफिनेशन दे सकते हो। दूसरा है डेटा। ये है डेटा बेस्ड डेफिनेशन कि भाई भारत के पास सिर्फ 2% लैंड है, 4% फ्रेश वाटर है। तो भारत जो है ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता जहां पे टेक मेक डिस्पोज, कि लिया, यूज किया और फेंक दिया, वैसा नहीं सस्टेन कर पाएगा भारत। बल्कि भारत को क्या करना पड़ेगा? सर्कुलर इकोनॉमी अपनाना पड़ेगा। तो ये डेटा हो गया। एक तीसरा है डेफिनेशन और थोड़ा सा बोल बचन कीवर्ड्स के साथ। तो मैंने ये निकाला है कहाँ से? जो भारत की अपनी ई वेस्ट की पॉलिसी है उसके कवर पेज से, इसको पीआईबी ने कवर किया था, वहां से मैंने इसको निकाला है, अभी दिखाऊंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आत्मनिर्भर भारत की कुंजी है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द की ऑफ आत्मनिर्भर भारत। समय की मांग है कि विकास का ऐसा मॉडल अपनाया जाए जो संसाधनों का ऑप्टिमम उपयोग करे, अधिकतम उपयोग करे। बढ़ती आबादी, तेजी से हो रहे शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिगत भारत को सर्कुलर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। ये मैंने नहीं बनाया डेफिनेशन, ये हमने पीआईबी में जो था उस पीआईबी से पढ़ करके और इसको डेफिनेशन के रूप में आपको दे दिया। इस तरीके से करेंगे तो आपको ज़्यादा ऐसे लगेगा कि हाँ सरकार की पॉलिसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी आपने बता दिया। अब बताना है ई वेस्ट से कैसे, कचरा से सोना कैसे पैदा करें। ठीक है, यानी ई वेस्ट से कैसे इकोनॉमी हम बेहतर कर सकते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी। उसके पहले कुछ डेटा, ये डेटा मैंने निकाला है, सरकार का डेटा है जिसने कंपेरेटिव एनालिसिस किया है, मेरा डेटा नहीं है, कि भाई भारत में जो कचरा है, ई वेस्ट जो है वो, और जो रिसाइकल्ड हुआ वो मीट्रिक टन में ये दिया हुआ है। यानी कि 50 मीट्रिक टन कचरा हुआ, उसमें से सिर्फ 17 का ही रिसाइकिल हो पाया। ये भारत की स्थिति। दूसरी तरफ एशिया और पूरे वर्ल्ड का कंपैरिजन, ये कंपैरिजन ज़्यादा अच्छा है दिखाने के लिए, ऊपर वाला भी दिखा सकते हो, लेकिन ये कंट्रास्ट शो करेगा कि पूरे एशिया में अगर 25 मीट्रिक टन कचरा होता है तो मिलियन टन, माफ करना, अगर मिलियन टन कचरा होता है तो उसमें से सिर्फ 4.6 ही उसका रिसाइकिल हो पाता है। ये डेटा थोड़ा पुराना है बट है, आप इसको दिखा सकते हैं। जबकि यूरोप में 12 में से 4 का रिसाइकिल हो पाता है, यानी यहाँ 30% रिसाइकिल रेट है और यहाँ पे 16% से भी कम। तो ये हालत है। और जो रिसेंट डेटा था वो आपको मैंने दिखाया ही था कि भारत में फिलहाल के लिए कुछ 17 MMT कुछ कचरा का उत्पादन होता है ई वेस्ट का, जिसका कुछ 33% ही रिसाइकिल हो पाता है। ठीक है, ये भारत की वर्तमान स्थिति। तो सवाल है कि किस तरह से सर्कुलर इकोनॉमी के लिए ई वेस्ट का हम उपयोग कर सकते हैं रिसाइकिल करके। ठीक है, तो पहला तो है कि ई वेस्ट को हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से रेगुलेट करें। अब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, ये देखो। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि भाई मान लो सोनी ने मोबाइल बनाया, या मान लो
ओप्पो ने बनाया। ओप्पो आपको क्या करेगी कि भाई 25,000 की मोबाइल है, आपसे कहेगी कि ये जो 25,000 की मोबाइल है, आप क्या करो, मोबाइल ले जाओ और जब अगर ये मोबाइल यूज करके मेरे पास वापस लाओगे तो 5,000 रुपये हम आपको वो वापस कर देंगे। आपको लगेगा वाह ये तो बहुत अच्छा है, तो आपने यूज किया, फेंका नहीं, कचरे में नहीं डाला, इसको वापस दे दिया तो 5,000 वापस आपको मिल गए। ओप्पो ने क्या किया, इसमें से जो रेयर अर्थ मेटल है जिसका हम बहुत बड़ा हिस्सा लगभग पूरा ही चाइना वगैरह से इंपोर्ट करते हैं, बिलियन ऑफ डॉलर खर्च करते हैं, ओप्पो ने इसमें से निकाला और उसको क्या किया, अपने दूसरे गैजेट में यूज कर लिया। उसको कम से कम 10,000 का सामान मिल गया उस मोबाइल से। आपको 5,000 का फायदा, ओप्पो को 10,000 का फायदा, एनवायरनमेंट का बहुत सारा फायदा, इकोनॉमी को भी बहुत सारा फायदा भारत के। इतने का इंपोर्ट नहीं करना पड़ा भारत को। और ये किया किसने? प्रोड्यूसर ने। प्रोड्यूसर कौन था? ओप्पो। तो प्रोड्यूसर ने ये कचरा मंगा लिया वापस और उसको प्रोसेस कर दिया। अनफॉर्चुनेटली भारत में ये जो कचरा ई वेस्ट जो है उसका जो प्रोसेसिंग है उसका लगभग 80 से 90% कहाँ होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में। 500 रुपये पर डे के हिसाब से, 200 रुपये पर डे के हिसाब से बच्चे कचरा बीनते रहते हैं बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड से और ला करके इन लोगों को देते हैं, वो जलाते हैं, उसमें से मेटल निकालते हैं, उसको बेचते हैं। एनवायरनमेंट भी पोल्यूट होता है, इनकी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो पाता है, बहुत प्रॉब्लम। तो कहना क्या चाह रहा हूँ कि भाई ईपीआर को बेहतर करो, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को मजबूत करो और मजबूत करके क्या करो, कलेक्शन बेहतर बनाओ, सॉर्टिंग करो, रिसाइकलिंग करो और फिर इको फ्रेंडली मैनर में इसको क्या करो, इकोनॉमी में यूज करो। तो पहला क्या हो गया? ईपीआर को बेहतर करो। सर्कुलर इकोनॉमी में योगदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के एक नीति आयोग ने कमेटी गठित की थी। उसके जो रिकमेंडेशंस हैं उनको फॉलो करो, अवेयरनेस फैलाओ ढेर सारा, और क्या करो, जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसको इंटीग्रेट करो रिसोर्स रिकवरी से। कि भाई जैसे जो भी हार्ड ड्राइव है, मदरबोर्ड है, चिप्स है, ये सब है, इन चीज़ों को क्या कहेंगे? रिसोर्स कहेंगे। इनकी रिकवरी के लिए एक अलग से आप कोशिश करो कि कोई भी कचरे में भी फेंके तो कम से कम ये प्रोडक्ट आपके नज़दीकी कहीं पे स्टॉल हो। जैसे कोई भोपाल में या क्या था, कोई कैफ़े वगैरह, ई कैफ़े या क्या एस्टेब्लिश किया गया था कि भाई आपके मोबाइल में कोई कचरा है, आपके मोबाइल में कोई कंपोनेंट है जो इंपॉर्टेंट है, वो आप नज़दीकी स्टॉल पे लेके जाएं, वहाँ पे उसको दें, कुछ पैसे आपको मिल जाएगा और वहाँ से कलेक्ट करके क्या होगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा। और इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी जो वे फॉरवर्ड है उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है किन पे? लोकल जो है, जो बॉडीज़ हैं जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी है उन पर। अभी जब मैं सवेरे उठता हूँ तो देखता हूँ घंटा गाड़ी आती है और कहती है कचरा वाले अपने घर से कचरा निकाल। तो एक सूखा कचरा है, एक गीला कचरा है, यहाँ पे ओला कचरा बोलते। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का भी अगर ऑप्शन हो जाए कि आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आप इनके एक अलग से झोला हो, इनका एक अलग से कहीं पे बॉक्स हो, उसमें उठा के डाल दें, या आपके शहर में पॉइंट्स बने हो जहाँ पे आप अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जाके दे सकते हैं। तो क्या होगा कि ये प्रोसेसिंग के लिए कलेक्शन हो जाएगा। प्रोसेसिंग की पहला चरण है कलेक्शन। तो अगर लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटी कलेक्ट कर ले इसको तो हो सकता है कि आपको आधी समस्या वैसे ख़त्म हो जाए। उसका फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले प्रोसेसिंग कर दें। तो करना क्या है, ई वेस्ट का कैसे यूज करना है इकोनॉमी में, ईपीआर रेगुलेशन को मजबूत करना है, ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। भाई ई वेस्ट आपने कलेक्ट कर लिया लेकिन जब तक उनकी प्रोसेसिंग के प्लांट नहीं बनेंगे तब तक आप कैसे करोगे, जला जला के करोगे। तो सबसे पहली शर्त है रिसोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग करो, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो ई वेस्ट रिसाइकलिंग का। दूसरा, ईपीआर को और मजबूत बनाओ। तीसरा, और टेक्नोलॉजी लेके आओ जिससे कि हर चीज़ को जलाना ना पड़े। वो क्या कहते हैं उसको, इनकारनेशन या क्या बोलते हैं उसको, कि भाई जला करके हर चीज़ हवा की अनुपस्थिति में फिर वहाँ से निकालो, ऐसा ज़रूरत ना पड़े आपको। बल्कि हाँ, आईआईटी रुड़की ने कुछ तो भी हाइड्रो मेटलर्जिकल प्रोसेस डेवलप किया है जिसके माध्यम से ई वेस्ट के कीमती मेटल को हम निकाल सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, यानी कि कम पैसे में हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल आप दे देना, ठीक। और क्या कर सकते हैं
पीपीपी मोड में या कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से हम रिसाइकलिंग प्लांट बना सकते हैं, उसके लिए फंडिंग कर सकते हैं। सरकार ने क्या एफर्ट किए हैं ये भी बता दो, अगर क्वेश्चन 12 मार्क्स में है तो। नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन, चूंकि मैं आपको मॉडल आंसर बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अप्रोच नहीं बता रहा हूँ। अप्रोच सिर्फ बता रहा होता तो सिर्फ बताता इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वो तो स्नेहल मैडम और रजत ऑलरेडी बता ही रहे हैं। मैं आपको अप्रोच के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज भी बता रहा हूँ, ताकि इस टॉपिक पे अगर कभी भी सवाल आए तो आप कुछ भी तरीके से दाएं बाएं भी पूछे तो आप कर सको। वे फॉरवर्ड क्या है, उसके पहले सरकार ने क्या किया है? सरकार ने किया है रिसाइकलिंग एंड रिसोर्स रिकवरी फ्रॉम ई वेस्ट का ऑपरेशन चलाया। दूसरा, अवेयरनेस फैलाया। अवेयरनेस कैसा फैलाया? जैसे इंडिया प्लास्टिक पैक्ट 2021 किया, ई वेस्ट का जो पॉलिसी है 2016 लाया, इस तरीके से सरकार ने किया। सर्कुलर इकोनॉमी को रिसोर्स रिकवरी के साथ इंटीग्रेट किया। और क्या किया? ईपीआर को सरकार ने मजबूत बनाया। ईपीआर क्या है आपको बता ही दिया। नीति आयोग ने कमेटी गठित की, ऐसे ही मिटी ने एक कमेटी गठित की है ई वेस्ट के रिसोर्स रिकवरी पर। टेक मेक यूज वाली जो फार्मूला है सरकार कह रही है उसको भैया छोड़ो। आगे सजेशन क्या है? वही सजेशन है, मैंने इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया। सजेशन को, सरकार को क्या करना चाहिए, कंज्यूमर हम सबको क्या करना चाहिए, और उत्पादक हैं उनको क्या करना चाहिए। साथ में एक महान केस स्टडी लिख दी है जो गवर्नमेंट के ही डॉक्यूमेंट से निकाला है मैंने। तो सरकार को क्या करना चाहिए? अर्बन लोकल बॉडीज के रोल को मजबूत करना चाहिए कि कचरा वाले अपने घर से कचरा निकाल, जब घंटी बजे तो उनके पास गीला सूखा कचरे के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का भी झोला होना चाहिए, ताकि आप उसमें सामान डाल सको और एक बार कलेक्शन हो गया तो प्रोसेसिंग सेंटर तक, रिसाइकलिंग सेंटर तक उसे पहुंचाया जा सकता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ पूरे भारत में, जहां पे सर्कुलर ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया जाए और ये भी पता चले कि कौन सी जगह पर ये रिसाइकलिंग प्लांट अवेलेबल है, तो वहां पे जाके लोग दे पाएं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ईपीआर, इसके माध्यम से कलेक्शन सिस्टम को और मजबूत करो। ओप्पो ने आपको फ़ोन भेज दिया तो ये तय होना चाहिए कि जब आप फ़ोन देने वाले हों तो ओप्पो उसको ले। ऐसा ना हो कि ओप्पो भारत छोड़ के चलेगी तो आपको कोई फ़ोन लेगा ही नहीं रिसाइकलिंग के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोनी के पास आप गए तो सोनी ने बोला नहीं मैं तो नहीं लूँगा, मैंने थोड़ी बनाया है। जबकि ऐसा कुछ नियम बनाओ कि सोनी भी ले ले और बाद में उसको प्रोसेस करते। 80-90% जो अनऑर्गेनाइज्ड या असंगठित क्षेत्र में लोग प्रोसेसिंग करते हैं ई वेस्ट का, उसको फॉर्मलाइज करो, उसको औपचारिक क्षेत्र में लेके आओ। हर कोई बच्चा डंपिंग ग्राउंड से कचरा ना बीने, बल्कि उसके लिए प्रॉपर मेथड हो। सरकार क्या कर सकती है वो आपको बता दिया। अब आप क्या कर सकते? भाई क्या करो, पुरानी चीज़ को भी खरीद के यूज कर लो, किराए पे भी कोई चीज़ ले लो। हर चीज़ खरीदोगे क्या? रिपेयर करवा लो कभी कभी। कई बार जब ना काम चले तो उसको वापस कर दो, जिसने बनाया है रीसेल कर दो, ठीक। और ये कहलाएगा सर्कुलर कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि कंज्यूमर की आदत बदलनी पड़ेगी, ठीक। ये सरकार के डॉक्यूमेंट है, वहीं से निकाला है इसे। उत्पादकों को क्या करना है, यानी कि जिसने बनाया है। रिसोर्स एफिशिएंसी लेवलिंग, कि भाई कोई मोबाइल है वो कितने साल चलने वाली है, ये लेवल आपको बताना है, ये लेवल उस पर लगा देना है, यानी उतने साल के बाद इसे वापस करना है। और क्या करोगे? ऐसे कंपोनेंट का यूज करोगे, सपोर्टिंग सर्कुलर एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन प्रैक्टिसेस, ऐसे कंपोनेंट का यूज करोगे कि ऐसा ना हो कि उसका प्रोसेसिंग हो ही ना पाए। कंपनियां बदमाशी के लिए ऐसा कुछ नहीं करेंगी कि एक बार कुछ लगाया तो उसका रिकवरी ही नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो निकल ही नहीं पा रहा है। मोबाइल अपनी जमा भी कर दी ओप्पो के पास तो भी उसमें से नहीं निकाल पा रहा है कीमती धातु। तो ऐसा करना है कि उसका यूज हो सके, सस्टेनेबल कंजम्पशन हो सके, वापस उसकी रिकवरी हो सके, ये भी आपको करना है। और क्या करना है? रिसर्च और डेवलपमेंट करना है। सर्कुलर इकोनॉमी में कैसे ये वेस्ट का यूज किया जाए, इसके लिए स्टार्टअप्स बनाओ, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करो। ये सब किसे करना है? ये सब करना है उत्पादकों के द्वारा। क्यों? क्योंकि कचरा तो वहीं बना रहे हैं ना, तो जो बना रहा है उसको ये सब काम करना है। और ज़रूरत पड़े तो इसके लिए CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा आप लगा दीजिए। एक केस स्टडी है, वो केस स्टडी क्या है कि भाई स्वीडन ने क्या किया है कि अगर आपने रिफर्बिश्ड आइटम लिया,
या कोई ऐसा आइटम लिया जिसको मरम्मत करके वापस बेचा जा रहा है, तो आपको 50% कम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। और वैट में भी छूट दे दिया है, इनकम टैक्स में भी छूट दे दिया है। मतलब सरकार अगर ऐसा कर दे कि आप नया कंप्यूटर लेने की बजाय, पुराना कंप्यूटर है लेकिन उसको कंपनियों ने बहुत अच्छे से, जो भी उसके पार्ट्स पुराने हो गए थे उनको बदल दिया है, चेंज कर दिया है, रिफर्बिश्ड आइटम है, उसे लेंगे तो उस पर जो कुछ भी टैक्सेस बन रहे हैं उसको हम 50% कम कर देंगे, तो हर कोई उस तरफ भागेगा। इससे भी सर्कुलर इकोनॉमी बेहतर होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, स्वीडन का केस स्टडी लिख के आना ई वेस्ट या सर्कुलर इकोनॉमी में, क्योंकि कोई भी मॉडल आंसर आप मुझे दिखा दीजिए किसी भी उत्तर प्रदेश या भारत के इंस्टीट्यूट का, बहुत रेयर मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए मैंने आधे घंटे खपाया है दिमाग, ठीक है। तो प्लीज़, और ये केस स्टडीज और भी कुछ हैं बेटर इंडिया के साइट पे, ये कुछ भारत में किसी ने शुरू किया है, तो ये भी, तो ये हो गया, ठीक, समझा। ई वेस्ट पे कोई सवाल आएगा, सर्कुलर इकोनॉमी पे आएगा, कर लोगे? नींद आ रही क्या? सो रहे हो क्या? नहीं सर, हो जाएगा। आज उत्साह नहीं लग रहा है तुम लोगों में, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत, उत्साह पूरा है सर। ठीक है, जल्दी खत्म करेंगे, डोंट वरी। एक सवाल और पूछा, उन्नति स्कीम क्या है? बाउंसर लगा होगा, मैंने खुद ही लिख दिया, व्हाई दिस बाउंसर। व्हाट इज नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम? उन्नति क्या है? तुम लोग बोलोगे कि ये सवाल क्यों दिया मास्टर ने? बुरा लगा था ये सवाल देखकर क्या? नहीं सर, बुरा नहीं लगा था, बस ये था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दी थी, बाकी क्वेश्चन छोड़ दिया था, लिख नहीं पाया था। क्योंकि इसको तो पढ़ा नहीं होगा, सोचोगे ये कहाँ से मास्टर ने पूछ लिया। सर इसमें मैंने बहुत कॉमन पॉइंट लिखे सर, इसमें वही करना था। क्यों पूछ? इसमें यही डाउट है कि कुछ इस टाइप की अगर कोई ऐसी स्कीम आ जाती है जो एग्जाम हॉल में याद नहीं आ रहा है कि इसके बारे में क्या लिखना है, तो जिस लाइक कुछ तो लिखना ही है, तो कुछ ऐसा बताइए ना कि कुछ तो लिख के आए इस बारे में। हाँ यार, कुछ भी मत तो ये सवाल ही इसीलिए दिया था भाई कि आप कैसे भी, गेंद बहुत तेज है, आपको कैसे भी करके बचाना है, तो बैट पैड इस्तेमाल करके जैसे तैसे बच जाओ, और क्या, झुक जाओ, है ना, आउट नहीं होना है इस पे। क्यों पूछा? 2021 में जीएस पेपर 3 में यूपीपीएससी ने पूछा साइबर डोम क्या है। अब बताओ, ये था केरला का स्कीम, यूपीएससी ने पूछा हुआ था, पहले से पूछ लिया। तो अगर उसने पूछ लिया तो मुझे लगा कि ये भी इस तरह से भी ये सवाल तो नहीं पूछेगा, इसके पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ऐसे बाउंसर तो आएंगे ही आएंगे, एक आध क्वेश्चन में रहेगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, सेम क्वेश्चन मे बी आस्क्ड ऑन पूर्वोदया। पूर्वोदय स्कीम क्या है उस पर पूछा जा सकता, तो ज़्यादा फेमस है उल्टे बजट में, तो इसलिए सवाल है, ठीक है, ऐसे यूं ही नहीं डाल दिया है, कुछ तो वजहें रही होंगी, वरना यूं ही ऐसे बाउंसर नहीं होता। तो एक सच्ची घटना से प्रेरित बात बताता हूँ कि एक व्यक्ति एग्जाम हॉल में बैठा था, साइबर डोम परियोजना देखा, यूपीएससी का मेंस भी वो लिख रहा था, उसको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, तो उसको लगा इसकी ऐसी की तैसी मुझे कैसे नहीं आता है, लेकिन साइबर डोम परियोजना के बारे में बस खाली पता था कि ये कहाँ का है, और बस ये लिख दिया कि ये केरला का है। और उसके बाद साइबर डोम परियोजना के कितने लाभ हैं, कितना उपयोगी है इंटरनेट क्राइम रोकने के लिए, साइबर क्राइम रोकने के लिए, इतना लिखा, 15-20 पॉइंट लिख दिया, फटाफट 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 फटाफट। उन्नति में भी लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, मतलब नॉर्थ ईस्ट में है, एक तो ये क्लियर हो गया, ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये क्लियर हो गया। इतना क्लियर हो गया ना, तो इसके ऑब्जेक्टिव नहीं लिख पाओगे भाई। नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, रोड नहीं, सड़क नहीं, कोल्ड स्टोरेज नहीं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंटरनेट और बाकी कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं उतने बेहतर, तो बाकी देश और दुनिया से भी जोड़ना है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी एस्टेब्लिश करना है, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम करनी है, जब लिविंग भी बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल भी तैयार करना है, ये सब ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे इसके। मतलब इतने ऑब्जेक्टिव लिख देने का धुआं धुआं हो जाए, जबकि आपको उन्नति के बारे में कुछ नहीं पता है। तो ये अप्रोच बिल्डिंग और बाउंसर सवाल को झेलने के लिए आपको ये दिया गया सवाल, बाकी कुछ नहीं, इसको नहीं भी डिस्कस करेंगे चल जाएगा, बस बताना था कि ऐसा भी तैयार रहना, ये मत बोलना कि उसने पढ़ाया नहीं था, ठीक है। न्यूज में है,
गवर्नमेंट ने कहा है कि 10,000 करोड़ खर्च करेंगे उन्नति स्कीम के लिए। फिर मैंने उन्नति स्कीम खोला, उसका बुकलेट पढ़ा और पहला पेज ही मुझे दिख गया जिसमें हमें मिल गया वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन ही ढूंढता रहता हूँ, कुछ नया हो, कुछ अलग हो, कचरा ना खाना पड़े। मोदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारा जो विजन है, हिंदी वाले में तो ध्यान दे, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, हमारा जो विजन है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए वो बहुत व्यापक है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, और वो विजन है अष्टलक्ष्मी का। ये 8 राज्य नहीं है, ये अष्टलक्ष्मी है। और फिर मोदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि नहीं, बस ये एक काम का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अष्टलक्ष्मी टर्म याद रखने का, नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ भी आ जाए। पीयूष गोयल का फिर मैंने देखा उसी में आर्टिकल जो उन्होंने लिखा था, पीयूष गोयल में से भी एक मुझे मिल गया वैल्यू एडिशन। इसको हिंदी में भी लिखवा दूंगा मैं। अनलेस वी केयर फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया वी विल नेवर बी एबल टू चेंज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये लिख के आना कंक्लूजन में, अनलेस वी केयर फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया वी विल नेवर बी एबल टू चेंज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और चाहो तो इसको प्रधानमंत्री के नाम पे चेप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसी अच्छी बातें तो उन्होंने भी कहा है, कौन सी अलग बात कही। आप सवाल पूछ रहा है उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। मैंने कहा अगर नहीं भी पढ़ते तो भी आप कर पाते। ये 8 लक्ष्मी है हमारी। प्रीलिम का सवाल भी तैयार हो जाएगा, सिक्किम यहाँ पे ऊपर नीचे लगा लो। क्या ऑब्जेक्टिव है और ऐसा क्या है जो आपको नहीं आप बता सकते थे। भाई कनेक्टिविटी है तो कनेक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, उससे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी रहेगी। और बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, चाइना है, उधर बाकी बॉर्डर है, नेपाल है, भूटान है, तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मजबूत होंगे। बीआरओ लगातार काम करता है। और फिर इन्हीं पॉइंट्स पे लंबा लंबा कहानी लिख दिया कि क्या किया, क्या कर रहे हैं, है ना। कहना क्या चाह रहा हूँ, ये ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ लेना इसको। ज्ञान बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है ये देखो। और क्या इनिशिएटिव चल रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन चल रहा है वहाँ पे। एक कनेक्टिविटी के लिए 16,000 किलोमीटर हमने राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिया है उधर। इनलैंड वाटरवेज को हमने डेवलप करने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से बांग्लादेश सीमा से ब्रह्मपुत्र नदी पर तक हमने क्या किया है, राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज 2 डेवलप किया है। पहला वाटरवे है इलाहाबाद से हल्दिया वाला। और क्या किया है हमने, भारत म्यांमार थाईलैंड का राजमार्ग डेवलप कर रहे हैं। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट योजना पे भी काम कर रहे हैं ताकि नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर सकें। भारत बांग्लादेश के बीच और भी ढेर सारे संबंध हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये थोड़ा सा भारत भूटान और भारत नेपाल मोटर वाहन समझौता BBIN जो है, इस पे भी कुछ काम चल रहा है। लेकिन भूटान ने कुछ ऑब्जेक्शन किया था और अभी शायद मान गया है कि प्रदूषण वगैरह उसके यहाँ होगा। तो ये सब भी पूर्वोत्तर की स्कीम्स हैं, इस पर भी ध्यान रखो आप। ये ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, ये सवाल इसीलिए था ताकि भैया आपको कुछ नहीं आता है तो भी आप अप्रोच से इसको लिख पाओ कुछ ना कुछ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लिख पाओगे। अब लिख लोगे भाई अर्पण? हाँ, कर पाओगे इसे? हाँ सर, अब लिख लूंगा आराम से। इसमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, बट फिर भी कर देता हूँ। इसको प्रीलिम में बहुत पढ़ा है, प्रीलिम वाला वीडियो देख लो, बाकी मॉडल आंसर बहुत अच्छा तैयार कर दिया। देखो बहुत बढ़िया काम रजत कर रहा है, ठीक है। एक रीजनरेटिव और इंटीग्रेटेड फार्मिंग वाला सवाल था, इसको करा दें डिस्कस। क्या वैसे इतना कठिन सवाल है नहीं, करा दूं? एंजल टैक्स और LTCG क्या है, यूनियन बजट में हाल में जो चेंजेज हुए उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे इनफॉर्मल बात कर लेते। हाँ, प्रभाव बता दीजिए, प्रभाव थोड़ा। ठीक है, कंटेंट देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे इनफॉर्मल